रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। 5 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद से आरबीआई ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने और सरकार को आर्थिक नीति बनाने की सहायता की है। वहीं 1950 के दशक में रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू की। भारत का केंद्रीय बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक लगभग उसकी स्थापना को 90 साल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आरबीआई की तारीख में कसीदे पढ़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज आरबीआई एक ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंच गया है। एक संस्था के रूप में आरबीआई ने आजादी के पहले और बाद के दोनों समय देखे हैं। आज आरबीआई अपनी व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वहीं आरबीआई के कामों से आप काफी हद तक परिचित होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब और किन परिस्थितियों में हुई? तो दोस्तों आइए जानते हैं आरबीआई के विषय में ऐसे ऐतिहासिक तथ्य नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। उससे पहले भारत के केंद्रीय बैंक का काम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर रहा था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 बैंक के कामकाज का वैधानिक आधार प्रदान करता है। वहीं बैंक की स्थापना करेंसी नोटों के मुद्दों को विनियमित करने और मुद्रा स्थिरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से मुद्रा भंडार बनाए रखने और देश की ऋण एवं मुद्रा प्रणाली को लाभ के लिए संचालित करने के लिए की गई थी। वहीं बैंक ने सरकार से अब तक मुद्रा नियंत्रक द्वारा किए जाने वाले कार्यों और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से सरकारी खातों और सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन को अपने हाथों में लेकर अपना परिचालन शुरू किया। वहीं बैंकिंग विभाग के कार्यालय कोलकाता, मुंबई, मद्रास, दिल्ली और रंगून में स्थापित किए गए। हालांकि वर्मा 1937 में भारत से अलग हो गया था, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक अप्रैल 1947 तक वहां के केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता रहा। आजादी के बाद जून 1948 तक आरबीआई पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी तब तक कार्यरत रहा जब तक कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काम करना शुरू नहीं कर दिया। भारत की आजादी के बाद 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वहीं आप जानते हैं कि कौन थे रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर? सर ओसबर्न और केल स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। वह इस पद पर 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक रहे। स्मिथ एक पेशेवर बैंकर थे जिन्होंने बैंक ऑफ न्यू साउथ वेल्स में 20 साल और कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में 10 साल तक सेवा की। इसके बाद वे 1926 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग गवर्नर के रूप में भारत आए, जहां मार्च 1929 में उन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी और 27 फरवरी 1930 को नई दिल्ली में नए वायसराय हाउस में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने उन्हें नाइटहुड प्रदान किया। वहीं इंपीरियल बैंक के उनके नेतृत्व ने उन्हें भारत में बैंकिंग क्षेत्र में पहचान दिलाई। चूँकि विनिमय दरों और ब्याज दरों जैसे नीतिगत मुद्दों पर उनका दृष्टिकोण सरकार से अलग था, इसलिए उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। सर ओसबर्न ने अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी भारतीय रुपए के नोट पर हस्ताक्षर नहीं किए। उनके बाद सर जेम्स ब्रेड टेलर ने 1 जुलाई 1937 को आरबीआई के गवर्नर बने। वह 17 फरवरी 1943 तक इस पद पर बने रहे, मतलब कि 5 साल 232 दिन इस पद पर रहे। इसके बाद सर सीडी देशमुख इस पद पर आए। वह रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। वह एक सिविल सर्वेंट थे। बाद में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वहीं अब जानते हैं कि क्यों बनाया गया था आरबीआई। तो आरबीआई का गठन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। इसके गठन का प्रमुख उद्देश्य था बैंक नोटों के मुद्दों को रेगुलेट किया जा सके और मुद्रा स्थिरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से रिजर्व बनाए रखे। जहां आरबीआई के गठन से पहले देश में सरकार को मुद्रा नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर ऑफ करेंसी का काम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करता था। इसका काम सरकारी खातों और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन था।
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से काम का दायित्व अपने हाथ में लेकर रिजर्व बैंक ने अपना ऑपरेशन 1935 में किया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही साल 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। वहीं रिजर्व बैंक की शुरुआत के समय देश में कारोबारी केंद्र मुंबई ही हुआ करता था, इसलिए रिजर्व बैंक का मुख्यालय वहीं बनाया गया। साथ ही रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यालय कोलकाता, मुंबई, मद्रास, दिल्ली और रंगून में स्थापित किए गए। वहीं आरबीआई वर्मा और पाकिस्तान के लिए भी सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया था। वर्मा साल 1937 में ही भारतीय संघ से अलग हो गया था, लेकिन रिजर्व बैंक ने वर्मा पर जापानी कब्जे तक और बाद में अप्रैल 1947 तक वर्मा के लिए सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य करना जारी रखा। इसी तरह भारत के विभाजन के बाद रिजर्व बैंक ने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया। यह काम जून 1948 तक चला। उसके बाद पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना और इसने ऑपरेशन शुरू किया। वहीं स्वतंत्रता के बाद की भूमिका की बात की जाए तो 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद से आरबीआई ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने मुद्रा को नियंत्रित करने, बैंकों के बीच तरलता बनाए रखने और सरकार को आर्थिक नीति बनाने में सहायता की। 1950 के दशक में रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू की। इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करना और ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना था। 1991 में भारत के आर्थिक उदारीकरण के बाद केंद्रीय बैंक की भूमिका और अधिक जटिल हो गई। इसने विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन संभाला, ब्याज दरों को नियंत्रित किया और वित्तीय बाजारों को भी विनियमित किया। वहीं शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है, जिन्होंने 11 सितंबर 2018 को पदभार ग्रहण किया। पूरे भारत में रिजर्व बैंक के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित है। मुद्रा परिचालन एवं काले धन की दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 मार्च 2014 तक सन 2005 से पूर्व जारी किए गए सभी सरकारी नोटों को वापस लेने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।